हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके बेहतरीन यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ क्लासेज विथ यश राय में। जैसा कि आज हम लोग एसएससी जीडी के 4 से 5 टॉपिक जो इस समय सभी सेटों में 10 से लेकर 14 तक के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उन सभी सेटों में जो प्रश्न सबसे अधिक पूछे गए हैं उन सभी की एनालिसिस एक साथ करेंगे। और इसमें से कम कल के पेपर में कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन तो मित्रों आएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा। और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जैसा कि मैंने लिखा है, सफलता की 100% गारंटी आपको दी जा रही है। आप जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आने पर ही वीडियो को लाइक करें। तो सबसे पहले आपको बता दें, जब जंग सफलता की हो तो सेल भी रिवाइटल की तरह कार्य करते हैं दोस्तों, यानी कि फिट एंड तंदुरुस्त। तो आइए सबसे पहला टॉपिक शुरू करते हैं पॉलिटी। पॉलिटी के अति महत्वपूर्ण टॉपिकों को हम लोग पढ़ेंगे मित्रों, जिसमें सबसे पहले हम लोग लिए हैं प्रमुख अनुच्छेदों में मौलिक अधिकार को लिए हैं। किसको लिए हैं मित्रों? मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार को संविधान के भाग 3 में रखा गया है। किस में रखा गया है? भाग 3 में रखा गया है। अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। और मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है मित्रों? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है। यह प्रश्न में पूछा जाता है कि भारत का अधिकार पत्र किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है। मूल अधिकारों का रक्षक किसे माना जाता है, तो आज से याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट को, उच्चतम न्यायालय को संविधान का या मूल अधिकारों का रक्षक माना जाता है। अब इसको कितने भागों में बांटा गया है, ध्यान से देखिए। ई से होती है इक्वलिटी अर्थात समानता का अधिकार। एफ से क्या होता है? फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार। शोध यानी शोध से होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। और ध से होता है धार्मिक स्वतंत्रता। शिक्षा का अर्थ यानी कि शिक्षा का अधिकार। और एक लास्ट में बचा है उपचारों का अधिकार, जिसे आर्टिकल 32 में रखा गया है। तो यहाँ से प्रश्न बने हैं, समानता के अधिकार को अनुच्छेद 14 से 18 रखा गया है। वहीं स्वतंत्रता के अधिकार को 19 से 22 में रखा गया है। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार होता है, अनुच्छेद 23 और 24 जो हैं वो शोषण के विरुद्ध अधिकार को बताते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता की बात करें तो 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। वहीं शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 29-30 में रखा गया है। आगे बात करें उपचारों का अधिकार अर्थात 32, इसमें 5 प्रकार की रीट जारी कर सकते हैं दोस्तों, याद रखिएगा इसे। अब कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को देख लीजिए जो पेपर में आएंगे। आर्टिकल 12 की बात करें, आर्टिकल 12 ही एकमात्र आर्टिकल है जो राज्य की परिभाषा को बताता है, इसलिए इस आर्टिकल को आप याद रखेंगे। आर्टिकल 17 की बात करें तो अस्पृश्यता का अंत जो होता है, छुआछूत का अंत जिसे कहते हैं, इसे आर्टिकल 17 में रखा गया है। आर्टिकल 18 जो है उपाधियों का अंत है। ये सभी आर्टिकल जो हैं आपके सेट में, इसमें से कुछ आर्टिकल तो आपके सेट में पूछे जा चुके हैं, कुछ जो सेट हैं वो आगे आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है। आगे बात करें आर्टिकल 19 की, तो यह बोलने की स्वतंत्रता देता है। क्या देता है? बोलने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 20 की बात करें तो अपराध के लिए दोष सिद्ध होने के संबंध में आरक्षण देता है मित्रों, आर्टिकल 20। वहीं आर्टिकल 21 की बात करें तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बताता है। तो याद रखिएगा आर्टिकल 20 और 21 जो होते हैं आपातकाल के दौरान रद्द घोषित नहीं किए जाते हैं या समाप्त नहीं होते हैं। यह प्रश्न आपके पेपर में पूछा जा चुका है, तो इसलिए इसे भी आप याद रखेंगे। वहीं आर्टिकल 21A जो पेपर में पूछा जा चुका है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देता है। क्या देता है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देता है। आर्टिकल 24 की अगर बात करें तो आर्टिकल 24 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का कारखाने में भर्ती निषेध देता है, यानी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को आप किसी भी कारखाने में नहीं लगा सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने उस बात को लिखा है जो पेपर में पूछा गया था कि कौन से आर्टिकल हैं जो आपातकाल के दौरान समाप्त नहीं होते हैं, तो याद रखिएगा आर्टिकल 20 और 21 हैं जो आपातकाल के दौरान समाप्त नहीं होते हैं। इसके बाद है मौलिक कर्तव्य। यहाँ से तो बहुत सारे प्रश्न बने हैं मित्रों, याद रखिएगा। मौलिक कर्तव्य को एक बार में ही समाप्त करते हैं। यह सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर आया था। 42वां संविधान संशोधन किया गया था इसको लाने के लिए, जो कि 1976 में हुआ था। रूस के संविधान से लिया गया है। और भाग 4 क, इसमें भाग 4 के
आर्टिकल 51A में इसे रखा गया है। अगर आपसे पूछे मौलिक कर्तव्य कितने हैं तो याद रखिएगा 10 मौलिक कर्तव्य हैं। आगे देखते हैं। आगे है राज्य के नीति निदेशक तत्व, यानी इसे किस में रखा गया। यहां से प्रश्न बनेंगे मित्रों, ध्यान से इसे पढ़िएगा, यहां से प्रश्न बनेंगे। तो राज्य के नीति निदेशक तत्व को भाग 4 में रखा गया है। अनुच्छेद 36 से 51 तक अनुच्छेद को रखा गया, यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों को रखा गया है। कहां से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से इसे लिया गया है। अब इसमें प्रमुख अनुच्छेद की अगर बात करें तो आर्टिकल 40 जो ग्राम पंचायत के संगठन के बारे में बताता है। आर्टिकल 44 को पढ़ लीजिएगा जो नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता देता है। वहीं आर्टिकल 45 की बात करें तो बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा के बारे में बताता है। तो यह इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। 48 के बारे में बात करें तो कृषि एवं पशुपालन का संगठन दिया गया है किसमें? आर्टिकल 48 में। वहीं 48A जो संशोधन द्वारा आया था मित्रों, याद रखिएगा, पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन के बारे में पूछता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे। आगे बात करें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्तियां, इसमें केवल नियुक्तियां नहीं, मैंने कई तरह के प्रश्नों को लिया है मित्रों, तो ध्यान से यहां से देखिएगा। अगर कहे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्तियां तो भारत के प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो करता है वो राष्ट्रपति करता है। और किस आर्टिकल के थ्रू करता है? तो आर्टिकल 75 में लिखा गया है कि वह भारत के प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की सलाह पे अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। यह प्रश्न तो पेपर में पूछ लिया है। आगे राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अब यह प्रश्न आपके पेपर में पूछेगा तो इसे ध्यान से याद रखिएगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। और यह बात किस में कही गई है? आर्टिकल 148 में कही गई है। तो आर्टिकल 148 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बताता है। अब पूछ ले वर्तमान में CAG कौन है? तो याद रखिएगा वर्तमान में जो आपके नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं वो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। और ये किस क्रम के हैं? 14वें क्रम के हैं, इसे भी आप याद रखेंगे। वहीं अगर पूछ ले मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। और वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो राजीव कुमार हैं। लेकिन याद क्या रखेंगे मित्र? राजीव कुमार तो याद ही रहना चाहिए। किस क्रम के हैं? तो 25वें क्रम के हैं, ये भी आप याद रखेंगे। भारत का महान्यायवादी, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। यह किस आर्टिकल में लिखा गया है? आर्टिकल 76। यह 100% इंपॉर्टेंट है, ये आएगा आपके पेपर में, याद रखिएगा। तो भारत के महान्यायवादी की जो नियुक्ति होती है वो आर्टिकल 76 के थ्रू भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और वर्तमान में कौन है? R वेंकट जो हैं वो भारत के महान्यायवादी हैं और 21 क्रम के हैं, 16वें क्रम के महान्यायवादी हैं। आगे बात करें संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, तो यह प्रश्न आपके पेपर में पूछा जा चुका है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो याद रखिएगा डॉक्टर मनोज सोनी जो हैं यह संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। वहीं अगर पूछे वित्त आयोग के सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति जो होता है वो वित्त आयोग के सदस्य की नियुक्ति करता है। इस बात की पुष्टि आर्टिकल 280 में की गई है। और वर्तमान में कौन है? NK सिंह जो हैं वो वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं और किस 15वें वित्त आयोग के यह अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो इसे भी याद रखिएगा। पेपर में नीति आयोग के बारे में पूछा गया है, तो नीति आयोग को ध्यान से देख लीजिए मित्रों। अगर नीति आयोग का उपाध्यक्ष पूछ रहा है तो उपाध्यक्ष तो आपसे पूछ चुका है, कौन है? डॉक्टर सुमन बेरी। डॉक्टर सुमन बेरी जो हैं वो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। और अगर CO पूछ ले, CO कौन है? तो याद रखिएगा परमेश्वरन अय्यर जो हैं वह वर्तमान में नीति आयोग के CO हैं। दूसरा टॉपिक है मित्रों जनगणना। जनगणना से बहुत से क्वेश्चन बने हैं पेपर में, आगे भी बनने की संभावना है। तो इसमें से मैंने कुछ क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है, आप इसे भी ध्यान से देख लीजिए। अगर आपसे पूछ ले दशकीय जनगणना कब शुरू हुई थी? तो दशकीय जनगणना सबसे पहले 1881 में प्रारंभ हुई थी रीपन के कार्यकाल में। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड रीपन के कार्यकाल में दशकीय जनगणना शुरू हुई थी। जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। भारत की पहली जनगणना कब हुई थी अगर ये पूछता है तो 1872 में मेयो के समय में, लॉर्ड मेयो के समय में भारत की पहली जनगणना शुरू हुई थी।
स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब शुरू हुई? तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 को प्रारंभ हुई थी। अब 2011 की जनगणना से देखते हैं। 2011 की जनगणना की बात करें तो जनगणना आयुक्त कौन थे उस समय? तो सी चंद्रमौली जो थे वो थे 2011 की जनगणना के आयुक्त। आदर्श वाक्य क्या था? आदर्श वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये था 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण फैक्ट। कुल जनसंख्या कितनी थी मित्रों? 121 करोड़ कुल जनसंख्या थी 2011 की जनगणना के अनुसार। विश्व जनसंख्या का कितना परसेंट था? 17.5% जो थी वो विश्व जनसंख्या का था। वहीं जनसंख्या में पुरुष का प्रतिशत कितना था? तो 51.47% जो थे वो पुरुष थे और 48.33% जो थी वो महिलाएं थीं। तो इसे भी आप याद रखेंगे। 2001 और 2011 की दशकीय वृद्धि दर कितनी थी? यह प्रश्न टपकेगा मित्रों, याद रखिएगा, ये टपकेगा। तो 2001 और 2011 की जनगणना की जो दशकीय वृद्धि दर थी वो 17.7% थी, याद रखिएगा। और विश्व जनसंख्या का कितना परसेंट है? 17.5%। पुरुष कितने थे? 51.47% और महिला 48.33% महिलाएं थीं। आगे बात करें वार्षिक वृद्धि दर कितना था? तो 1.64% जो था वो हमारी वार्षिक वृद्धि दर थी। जनगणना में महान विभाजक वर्ष क्या है? 1921। तो महान विभाजक वर्ष अगर आपके पेपर में पूछता है तो उत्तर रहेगा 1921 को आप करेंगे। वहीं शहरी जनसंख्या कितनी थी? तो 31.21% जो थी वो शहरी जनसंख्या थी और 68.8% जो थी वो ग्रामीण जनसंख्या थी। इसे भी आप याद रखेंगे। आगे अगर बात करें सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य आपका उत्तर प्रदेश था। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम था और सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली था और न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप था। इस बात को आप याद रखेंगे। जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर में थे मित्रों, याद रखिएगा। 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर के हिसाब से एरिया में थे, इसे याद रखिएगा 382। लिंगानुपात अगर आपसे पूछता है तो लिंगानुपात 943 था और सर्वाधिक लिंगानुपात जो था वो केरल का था 1084 लिंगानुपात, यानी 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं थीं। वहीं अधिकतम कहाँ था? केरल में था 1084 और सबसे न्यूनतम जो था वो 879 था हरियाणा में। कहाँ पर था? हरियाणा में। वहीं साक्षरता दर की बात करें, यह प्रश्न तो पेपर में आ चुका है। अब अगर पुरुष या महिला साक्षरता पूछता है तो याद रखिएगा टोटल साक्षरता तो 74% मानी गई है। कितनी थी? 74%। वहीं अगर पुरुष की बात करेगा तो 82.14% पुरुषों की साक्षरता थी और महिलाओं की साक्षरता की बात करेगा तो 65.46% महिलाओं की साक्षरता थी। आगे बात करें सर्वाधिक साक्षरता किस राज्य की थी? तो केरल की थी, यानी 93.91% जो थी केरल की साक्षरता थी। वहीं न्यूनतम साक्षरता अपने बिहार की थी जो 61.8% था। आगे तीसरा टॉपिक है पंचवर्षीय योजनाएं। यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न आया था मित्रों, याद रखिएगा पंचवर्षीय योजनाएं। तो हम लोग 2-3 टॉपिक कंप्लीट कर चुके मित्रों, आगे देखेंगे पंचवर्षीय योजनाओं को। तो पंचवर्षीय योजना का अंतिम अध्यक्ष कौन था? जैसे अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होते हैं, तो हमारी पंचवर्षीय योजना का अंतिम अध्यक्ष अगर पूछे तो नरेंद्र मोदी थे। कौन थे? नरेंद्र मोदी थे। योजना आयोग, यह प्रश्न पेपर में आ चुका है तो याद रखिएगा योजना आयोग 15 मार्च 1950 को आती है योजना आयोग। अब योजना आयोग की जगह कौन सा आयोग हो गया है? नीति आयोग, जिसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत चर्चा किए हैं। नीति आयोग के बारे में आपको बता दें तो नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग, यानी कि राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, नीति आयोग का फुल फॉर्म है, याद रखेंगे। यह सरकार का थिंक टैंक, अगर पूछे सरकार का थिंक टैंक क्या है तो नीति आयोग के रूप में कार्य करता है। कौन? नीति आयोग। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को होती है
और यह गैर संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक नहीं है मित्रों, गैर संवैधानिक निकाय है। इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अगर उपाध्यक्ष पूछे तो उपाध्यक्ष इसके सुमन बेरी हैं, और अगर सीईओ पूछे तो इसके सीईओ परमेश्वरन अय्यर हैं। इस बात को याद रखिएगा। और यह प्रश्न भी याद रखिएगा, पूछेगा कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब होती है? 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना होती है, और इसके भी जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। आगे अगर बात करें, कुल पंचवर्षीय योजनाएं, तो कुल टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं, तो हमें 12 पंचवर्षीय योजनाएं थोड़ी ना पढ़नी है। जितनी महत्वपूर्ण पंचवर्षीय योजनाएं हैं उन्हें पढ़ना है मित्रों। तो सबसे पहली पंचवर्षीय योजना जो थी वह 1951 से 56 तक चलाई गई थी। यह हेरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी, और इसका प्रमुख उद्देश्य कृषि के लिए था। तो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था वो कृषि के लिए था, और इसमें सिंचाई परियोजनाएं भी चलाई गई थी। तो कौन कौन सी सिंचाई परियोजनाएं चलाई गई थी? हीराकुंड बांध परियोजना, भाखड़ा नंगल बांध परियोजना और दामोदर घाटी परियोजना। ये 3 परियोजनाएं जो पहली पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी। और नोट में याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। इन नदी घाटी परियोजनाओं को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। वहीं आगे बात करें, सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो कि 2 अक्टूबर 1952 से प्रारंभ होता है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। वहीं अगर आपसे बात करता है सेकेंड पंचवर्षीय योजना जो कि 1956 से 61 में चलाई गई थी। कब से? 1956 से 61 में। यह पीवी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। कौन थे? पीवी महालनोबिस मॉडल पर आधारित योजना थी। इसका प्रमुख उद्देश्य उद्योग को बढ़ावा देना था, और इस पंचवर्षीय योजना में 3 लौह इस्पात कारखाने की स्थापना की जाती है। मैंने पहले वाले वीडियो में भी बात किया था मित्रों, तो याद रखिएगा। जो नहीं देखे हैं वीडियो, लिंक दिया जाएगा, आप जाकर वहां से देख लीजिएगा। तो सबसे पहला जो लौह इस्पात था दुर्गापुर था, जो कि पश्चिम बंगाल में है, और यह ब्रिटेन की सहायता से बनाया गया था। वहीं भिलाई की बात करें जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में है, और यह रूस की सहायता से स्थापित किया गया था। राउरकेला की बात करें तो यह उड़ीसा राज्य में है और जर्मनी के सहयोग से बनाया गया था। तो यह 3 लौह इस्पात कारखानों की स्थापना हमारे द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के बीच में समाप्त होती है। इसके बाद तीसरी पंचवर्षीय योजना शुरू होती है, जो कृषि और उद्योग दोनों को टारगेट किया गया था इसमें मित्रों, लेकिन यह भी एक असफल परियोजना थी। तो याद रखिएगा 1964 में यहाँ पर एक स्टील प्लांट और लगाई जाती है, बोकारो आयरन स्टील प्लांट, और यह आपके झारखंड राज्य में लगाई जाती है। कहाँ लगाई जाती है? झारखंड राज्य में। और कौन सहयोग करता है? तो रूस की सहयोग से इसे स्थापित किया जाता है। तो रूस के सहयोग से 2 स्टील प्लांट बनाए गए थे, एक बोकारो एक भिलाई, एक छत्तीसगढ़ में और दूसरा आपके झारखंड में। वहीं 1962 का जो एक युद्ध हुआ था मित्रों, याद रखिएगा, भारत और चाइना का युद्ध हुआ था 1962 में। 1965 में भारत और पाक का युद्ध हुआ था। इन 2 युद्धों के कारण ही भारत की स्थिति काफ़ी खराब हो गई, जिसके कारण यह योजना सफल नहीं हो सकी। वहीं पर 1965 और 66 में भारत में पड़ गया अकाल मित्रों, जिसके कारण और ही स्थिति दयनीय हो गई। उसके बाद इस कारण से योजना अवकाश हो जाता है मित्रों। क्या होता है? योजना अवकाश। अब योजना अवकाश 1966 से 69 तक योजना अवकाश चलता है, अर्थात पंचवर्षीय योजनाओं के स्थान पर एक वर्षीय योजना चलाई जाती हैं। अब इसके महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है? 1966-67 में औपचारिक रूप से हरित क्रांति प्रारंभ होता है। तो भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ होता है 1966-67 में, और इंडिया में जो हरित क्रांति के जनक थे वह एम.एस. स्वामीनाथन थे। वहीं विश्व में अगर इसका जनक पूछ ले आपसे तो नॉर्मन बोरलॉग जो थे वो हरित क्रांति के जनक थे। इसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना प्रारंभ होती है। चौथी पंचवर्षीय योजना जो थी यह 1969 से 1974 तक चलाई जाती है। इसका मॉडल क्या था? डी.आर. गाडगिल मॉडल था। और इसमें क्या होता है, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था मित्रों, जो कि पेपर में पूछता है इसका उद्देश्य, तो याद रखिएगा, स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता। यानी कि स्थिरता के साथ विकास करना एवं आत्मनिर्भरता जो थी चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। इसमें 3 प्रमुख कार्य किए गए थे, याद रखिएगा।
1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और याद रखिएगा 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना भी की गई थी। इस बात को भी याद रखिएगा, यह प्रश्न पेपर में आएगा। 15 अगस्त 1969 इसरो की स्थापना। 1971 में फिर से भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है, इस बात को भी याद रखेंगे। 1970 में श्वेत क्रांति का प्रारंभ होता है और श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? वर्गीज कुरियन जो थे वह श्वेत क्रांति के जनक थे। आगे बात करें पांचवी पंचवर्षीय योजना, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना जो थी मित्रों 1974 से 1978 के बीच चलाई गई। यह योजना केवल 4 वर्ष ही चल पाई थी, एकमात्र असफल योजना जो 4 वर्ष ही चल पाई थी। जनता पार्टी की सरकार ने 1978 में इसे क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो ये हैं मित्रों, याद रखिएगा। गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता जो था इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। 1975 में 20 सूत्रीय कार्यक्रम चलाए गए। अब जरूरी आप समझेंगे कि इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी जो थी इस समय भारत की प्रधानमंत्री थी। याद रखिएगा 20 सूत्री कार्यक्रम का प्रारंभ 1975 में होता है। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 2 अक्टूबर 1975 को आरआरबी की स्थापना होती है। आरआरबी क्या है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है मित्रों। यह कब स्थापित होता है? 2 अक्टूबर 1975 को। इस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, इस बात को याद रखिएगा। और गरीबी हटाओ का नारा लगाया गया था। यह प्रश्न पूछा जाता है पेपर में, गरीबी हटाओ का नारा कब लगा था? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में लगा था। इसके बाद आती है अनवरत योजना जो कि 1978 से 1980 में होती है। इंदिरा गांधी ने इसे समाप्त कर दिया। किसने समाप्त किया? इंदिरा गांधी ने समाप्त। जब इंदिरा गांधी की सरकार आती है तो अनवरत योजना को वह समाप्त कर देती हैं और छठवीं पंचवर्षीय योजना लागू होती है। तो छठवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य देख लीजिए यहाँ पे, जो कि 1980 से 85 चलाई जाती है। याद रखिएगा 15 अप्रैल 1980 को पुनः 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। उधर 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। 12 जुलाई 1982 नाबार्ड की स्थापना होती है दोस्तों, याद रखिएगा 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना। और किसकी सिफारिश पे? शिवरमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की जाती है। इसके बाद आती है 7वीं पंचवर्षीय योजना। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य, यानी कि रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य तीनों को एक साथ रखा गया था। 7वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1985 से 90 के बीच में चलाई जाती है। नारा क्या दिया गया मित्रों? रोजी रोटी एवं उत्पादकता को नारा के रूप में चलाया गया। सेबी की स्थापना होती है। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को होती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इंदिरा आवास योजना का प्रारंभ 1985 में होता है, यह भी प्रश्न पूछा जाता है, याद रखिएगा। जवाहर रोजगार योजना जो कि 1989 में प्रारंभ होती है। इसके बाद पुनः योजना अवकाश आता है मित्रों सॉरी फ्रेंड, योजना अवकाश आता है 1990 से 92 में। याद रखिएगा प्रधानमंत्री कौन थे? नरसिम्हा राव जो थे इस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। और वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह थे यहाँ इस समय भारत के वित्त मंत्री। तो वित्त आयोग किस में है? आर्टिकल 280 याद रखिएगा। नई आर्थिक नीति लागू की गई और नई आर्थिक नीति को क्या कहा गया? एलपीजी कहा गया मित्रों। एल का मतलब होता है उदारीकरण, पी का मतलब क्या होता है? निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन होता है, और जी का मतलब होता है वैश्वीकरण। तो यह एलपीजी जो हो सिलेंडर वाला नहीं है मित्रों। एलपीजी में क्या होता है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। क्या होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। तो वो वाली एलपीजी नहीं है। एलपीजी नई आर्थिक नीति लागू की गई थी। तो एलपीजी का मतलब होता है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। और भारत में उदारीकरण के जो जनक थे, उदारीकरण के जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। अन्य फैक्ट याद कर लीजिएगा यहां से। अगर आपसे पूछे केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड कब से लागू हुई? 1998 से केसीसी लागू की गई थी। 1 नवंबर सन 2000 सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई थी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है।
वहीं आगे बात करें, नरेगा एक्ट 2005 में आया था, लेकिन संसद द्वारा 2006 में इसे पास किया गया था, यानी कि नरेगा 2006 से लागू कर दी गई थी, लेकिन एक्ट कब आया था? 2005 में आया था। 2 अक्टूबर सन 2009 में नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। इस बात को भी आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं मित्रों, पेपर में बहुत ज़्यादा डांस पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैंने अगला टॉपिक नृत्य रखा है, इसे याद रखिएगा। अगर पूछे आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश का जो प्रमुख नृत्य है वो है कुचिपुड़ी। असम की बात करें, बिहू और नट पूजा जो है वह असम की प्रमुख लोक नृत्य हैं। बिहार की बात करें तो विदेशिया, पनवारिया और डोमचक, ये जो हैं ये बिहार के प्रमुख लोक नृत्य हैं। गुजरात का पूछ ले तो गरबा, डांडिया, टिप्पानी जुरून, ये जो हैं ये गुजरात के प्रमुख लोक नृत्य हैं। फॉग, फॉग पूछता है मित्रों, याद रखिएगा। हरियाणा का एक लोक नृत्य है फॉग। धमाल और झमर, ये हरियाणा के प्रमुख लोक नृत्य हैं। वहीं आपसे पूछे हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश का छापेली, डागी, झोरा, झाली, ये जो है हिमाचल प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं। जम्मू कश्मीर का रऊफ, हिकत, दमाली जो है ये जम्मू कश्मीर का प्रमुख लोक नृत्य है। कर्नाटक की बात करें तो यक्षगान, सुग्गी, करगा, यह कर्नाटक का प्रमुख लोक नृत्य है। और केरल की बात करें तो कथकली, मोहिनीअट्टम, यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, याद रखिएगा। महाराष्ट्र का पूछे तो लावड़ी, नकाटा, कोली, यह महाराष्ट्र का प्रमुख लोक नृत्य है। वहीं बात करें उड़ीसा का, तो उड़ीसा का ओडिसी, सवारी, घूमरा, छाऊ, ये जो है उड़ीसा का प्रमुख लोक नृत्य है। उत्तराखंड की बात करें तो गढ़वाली, कुमायूनी, कजरी और छपेली जो नृत्य हैं यह उत्तराखंड के प्रमुख लोक नृत्य हैं, इसे भी आप याद रखेंगे। गोवा की बात करें तो कोली, फुगड़ी, सिगमो और जगर, गोवा पूछा जा चुका है, 2-3 बार पूछा जा चुका है मित्रों पेपर में, और प्रश्न रिपीट हो रहे हैं तो इसलिए इसको ध्यान से देख लीजिएगा। कोली, फुगड़ी, सिगमो, जगर, यह गोवा के प्रमुख लोक नृत्य हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो जवारा, मटकी, गिद्दा नृत्य, ये जो है महाराष्ट्र के प्रमुख लोक नृत्य है। कालबेलिया जो राजस्थान का है ये भी पूछा गया है, तो याद रखिएगा कालबेलिया लोक नृत्य जो है राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, इसे भी आप याद रखेंगे। आगे बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो बैया, छालो, पोनुंग जो है ये अरुणाचल प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है। मणिपुर की बात करें तो इसेली, लोहुसाह जो है यह मणिपुर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो नौटंकी, रासलीला, कजरी, यह उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है। तमिलनाडु की बात करें तो भरतनाट्यम, कुमी, कोलट्टम जो है तमिलनाडु का प्रमुख लोक नृत्य है। और बाकी कुछ लोक नृत्य मैंने पहले ही वीडियो में मित्रों आपसे बात कर लिया है, तो आपको थोड़ा सा और बता दें, इससे पहले वाले मैंने 4 वीडियो दिए थे मित्रों, और चारों वीडियो से लगभग में हर वीडियो से 5-5 क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। वह वीडियो भी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगर नहीं देखे हैं तो लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर उस वीडियो को देख लीजिए और अपने परीक्षा रूपी जंग को सफल करिए। धन्यवाद।